वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरपीएससी का ही पेपर। और आरपीएससी का हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें 2024 का कर रहे थे। तो आरपीएससी का हमको करना है और हमको ये हमारा जो फर्स्ट पेपर था वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड जो है उसमें सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 150 हैं। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये एग्ज़ाम हमारा जो हुआ था वो हुआ था 30 और 5 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, 2023 वाला एग्ज़ाम। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो मतलब प्री फील्ड वर्क जब हम करते हैं उसमें उसका कौन सा पार्ट नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो इसका पार्ट होगा, हाइपोथेसिस भी बनाएंगे और रिस्पोंडेंट को भी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन टैबुलेशन और डेटा एनालिसिस तो हम उसके बाद में करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा कि ये उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, शोध के लिए संभावित निदर्शन का उपयोग करने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। यानी जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा इसमें आवश्यक है वो आपको बताना है। तो अननोन साइज होगा तो कैसे होगा, अनस्पेसिफिक होगा तब भी नहीं होगा। सब्जेक्टिव एटीट्यूड तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अंतर संबंधित संरचकों, परिभाषाओं तथा प्रस्थापना का समुच्चय जो प्रघटनाओं के वर्णन और पूर्वानुमान के उद्देश्य से चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्रघटनाओं के व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इंग्लिश में इसको देखना, क्योंकि ये हिंदी में बहुत समझने में दिक्कत हो सकती है और इंग्लिश में बहुत आसानी से कीवर्ड में आप आंसर निकाल लेंगे। तो अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट concept definition and preposition presenting a systematic view of a phenomena specifying relation among variables with the purpose of explaining phenomena is known as। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रीपोजिशन, ये जो है ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है और इसमें समझ में आ जाता है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो ये जो डेफिनेशन है वो है थ्योरी की, तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट थ्योरी। लेकिन सिर्फ आंसर जानने से ही नहीं काम चलेगा आपका, आपको तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मेन होता है। तो जो थ्योरी होती है वो एक तरह से क्या होता है, इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये एक स्टेटमेंट का सेट होता है और हेल्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स और फेनोमेना। तो जो थ्योरी होती है वो एक तरह से जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, कथन होता है और ये किसी भी घटना यानी फेनोमेना या फिर फैक्ट, तथ्य का एक वो करता है, खुलासा करता है। तो आप किसी को बताने के लिए भी याद कर सकते हैं। जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, कथन होता है यानी स्टेटमेंट होता है जो किसी भी फैक्ट या घटना फेनोमेना का क्या करेगा, खुलासा करेगा यानी एक्सप्लेनेशन उसका देगा। तो आप शॉर्टकट में लर्न कर सकते हो ताकि आप बता सको। उसी को देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है यानी खुलासा कर रहा है यानी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है किसी भी फैक्ट के बारे में या सोशल फेनोमेना के बारे में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रघटना के बारे में या फैक्ट के बारे में वो क्या कर रहा है, खुलासा कर रहा है। तो आई होप आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं मॉडल, कि मॉडल क्या होता है, क्योंकि राजस्थान में मॉडल, पैराडाइम और थ्योरी इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि बहुत माइनर सा इसमें चेंज होता है। तो हम लोग जब मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल क्या होता है, मॉडल एक तरह से पैटर्न होता है। मॉडल इज़ अ क्या, पैटर्न। मॉडल इज़ अ पैटर्न। तो ये एक क्या होता है, प्रारूप होता है, प्रारूप होता है। और मॉडल की हिंदी क्या होती है, प्रतिरूप, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूप। तो मैं यहाँ पे हिंदी मेंशन कर दूँ,
अगर मॉडल के बारे में पूछे हिंदी क्या है तो इसकी हिंदी है प्रतिरूप। तो ये एक तरह से प्रारूप होता है, और ये जो प्रारूप होता है वो या तो कॉन्सेप्चुअल हो सकता है या मैथमेटिकल हो सकता है। मतलब ये अवधारणात्मक हो सकता है या गणितीय हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल होगा या फिर मैथमेटिकल होगा। ओके। और ये क्या करता है, ये जो होता है वो जो मॉडल होता है वो संसार के प्रति हमारे ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन को दिखाता है। ऑब्जर्वेशन जो अवलोकन के संबंध होते हैं उनको दिखाता है। लेकिन ये जो मॉडल होता है वो हमारा जो संसार है उसको पूरे रूप को नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि मॉडल जो होता है वो केवल वर्ड के लिमिटेड एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी ये बहुत ही थोड़ी चीज़ के बारे में हमको बताता है, लिमिटेड एस्पेक्ट के बारे में बताता है मॉडल। क्यों? क्योंकि जो संसार होता है उसको हम पूरा नहीं देख सकते हैं, समग्र रूप से नहीं देख सकते हैं संसार को। तो इस वजह से ये जो होता है मॉडल वो क्या करता है, हमें सीमित जो पक्ष होता है उसको ही दिखाएगा मॉडल। और ये हमें क्या करता है, एक प्रारूप होता है जो कि हमें हमारे अवलोकन में संबंधों को दर्शाएगा। तो मेन जब इसकी बात होगी मॉडल की तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जर्वेशन से संबंधित होता है। और ये जो मॉडल होता है वो एक दिशा निर्देशन का काम करता है, उसकी उपयोगिता से उसको निर्धारित किया जाता है। तो ये हम जितना ऑब्जर्व किया जाता है उसके बारे में ही हम बता सकते हैं। और ये एक सीमित होता है, ये अनुमानित होता है यानी टेंटेटिव होता है। अब जब सिद्धांत होते हैं और सामान्य वैज्ञानिक प्रगति होती है तो उससे उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल होता है वो एक तरह से प्रारूप होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो मॉडल क्या होता है, एक प्रारूप होता है जो कॉन्सेप्चुअल हो सकता है या गणितीय हो सकता है, जो संसार के प्रति क्या करेगा, हमारे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन में संबंधों को दर्शाएगा। तो अवलोकन और प्रारूप याद रखना है। अब अगर हम बात करें मॉडल के टाइप्स भी पूछ सकता है, तो मॉडल दो तरह के होते हैं, तो आप इसको लर्न कर लेना। जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल भी मॉडल होता है क्योंकि उदाहरणात्मक की हमने बात करी थी कॉन्सेप्चुअल। और दूसरा जो मॉडल होता है वो थ्योरेटिकल होता है। अभी तक इसके टाइप कहीं पूछे नहीं है, मैं भी कहीं पूछ ले तो इसलिए हमने आपको बता दिया है कि थ्योरेटिकल भी मॉडल, ये दो टाइप होते हैं मॉडल के। ओके। अब आइडियोलॉजी की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है। आइडियोलॉजी क्या होता है, सेट ऑफ बिलीव्स होता है, यानी विश्वासों का एक समूह होता है, या ओपिनियन हो सकता है या फिर आइडिया हो सकता है। तो इसका एक सेट होता है, और एटीट्यूड का भी सेट हो सकता है ऑफ अ ग्रुप और पर्सनल इंडिविजुअल्स। तो ये एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में या समूह के बारे में आपके क्या विश्वास है, क्या एटीट्यूड है, क्या आपका आइडिया है, वो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा तो सबको पता है। थ्योरी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। अब जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है पैराडाइम। पैराडाइम भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पैराडाइम से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम एक तरह से सेट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशंस होता है। और ये क्या करता है, ये बताता है कि ये एक्सप्लेन करता है हाउ जो सोसाइटी है, हाउ द सोसाइटी इज परसीव्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक प्रस्तावनाओं का समूह होता है जो ये समझाता है कि सामाजिक घटना या समाज को किस तरह से देखा जाता है, यानी सोसाइटी या सामाजिक घटना, सोशल फिनोमेना को कैसे देखा जाता है, वो पैराडाइम होता है। ठीक है। तो पैराडाइम की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, पैराडाइम की हिंदी होती है रूप निदर्शन।
और ये बताता है कि समाज को या सामाजिक घटना को किस तरह से देखना है, वो हमें ये बताता है पैराडाइम। तो ये सेट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। और इसमें जो पैराडाइम है वो 3 प्रकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराडाइम के 3 टाइप कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम और एक है इंटरप्रिटेटिव जिसमें मैक्स वेबर आते हैं, और दूसरा है क्रिटिकल पैराडाइम। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मॉडल के टाइप पूछेगा तो 2 हैं कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल, और अगर पैराडाइम के टाइप पूछेगा तो वो 3 हैं। ओके, क्लियर। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि समझा दें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार देख लीजिएगा बुक में, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, लेकिन आप इसका एक एक कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न मॉडल और पैराडाइम में होता है, क्योंकि थ्योरी तो पता है रहता है कि थ्योरी तो सबको ही पता है कि किसी भी घटना के बारे में जो उनका दृष्टिकोण होगा या किसी भी चीज़ के बारे में जो वो बताते हैं वो हमारा थ्योरी हो जाता है। लेकिन मॉडल और पैराडाइम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मॉडल और पैराडाइम में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो पैराडाइम होता है वो प्रस्थापनाओं का समूह होगा और ये समझाएगा कि सोसाइटी और सोशल फिनोमेना कैसे देखें। और जो मॉडल होता है वो एक तरह से क्या होता है, प्रारूप होता है, जो कॉन्सेप्चुअल हो सकता है या मैथमेटिकल हो सकता है। वो संसार के प्रति हमारे जो ऑब्जर्वेशन होंगे, जो अवलोकन होंगे, उनको बताएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। शोध के लिए रूपरेखा ब्लूप्रिंट प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, तो वो तो रिसर्च डिज़ाइन है जो शोध के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साक्षात्कार का वह प्रकार जो उत्तरदाता से बहुत ही कम सीधे प्रश्न पूछते हों, उन्हें उस प्रदत्त विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, अनिर्देशित साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि वो सीधे बहुत कम ही सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, प्रदत्त विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात करो, फिर वो अपना आइडिया लगा लेंगे जो उनको करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, तो समाज विज्ञान अनुसंधान को जो संस्था प्रोत्साहित करती है वो है ICSSR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जो फेलोशिप देती है आगे रिसर्च करने के लिए। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है, तो सोशल सर्वे से जो संबंधित नहीं है वो बताना है। सोशल एक्शन, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल रिफॉर्म, सोशोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स है वो सर्वे से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है वो क्या कहलाती है, तो ज्ञान के लिए जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हो जाता है प्योर रिसर्च। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। या प्रकल्पना कि पुरुष एवं महिलाओं में आत्महत्या की दर के संदर्भ में अंतर नहीं होता है, ये क्या है, तो जब अंतर नहीं होगा उसमें तो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोध के उद्देश्य हेतु किसी दस्तावेज अथवा लिखित सामग्री की किन्हीं विशेषताओं के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि रिटर्न मटेरियल है। नेक्स्ट है, जब एक मानव शास्त्री किसी द्वीप पर वहाँ के व्यक्तियों एवं संस्कृतियों का तल्लीनता से अवलोकन एवं सहभागिता के द्वारा अध्ययन करता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रहकर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो एथनोग्राफिक रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयोग योग्य प्राकल्पना की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, वैचारिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, ये तो इसकी विशेषता है। इट मे नॉट एम्पिरिकल
टेस्टेबल। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया है नॉट बी एम्पिरिकली टेस्टेबल, जबकि ये होना चाहिए। गुड एंड हार्ट ने अपनी जो विशेषताएं बताई हैं हाइपोथेसिस की, उसमें ये विशेषता बताई है, तो इसीलिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक होना चाहिए और ऑब्जर्वेबल थिंग होना चाहिए, यह अवलोकनीय वस्तुओं पर आधारित होना चाहिए, तो ये सब सही, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अंतर वस्तु विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा तथ्यों का स्रोत नहीं है, तो जो स्रोत नहीं है वो आपको बताना है। तो डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है और फिल्म कंटेंट है, ऑब्जर्वेशन कंटेंट एनालिसिस का नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पैराडाइम मैक्स वेबर के उन कार्यों से संबंधित है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित है, तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने पर केंद्रित है, तो क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम हो जाएगा। वैसे भी मैक्स वेबर का अभी मैंने आपको बताया था, इंटरप्रिटेटिव किसका है, मैक्स वेबर का है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और यही तीनों टाइप्स भी मैंने बताए थे पैराडाइम के, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा टाइप नहीं है। और क्रिटिकल वाले में कार्ल मार्क्स आते हैं। सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है, अभी मैंने आपको समझाया था ना थ्योरी, तो पूछ रहा है थ्योरी के बारे में क्या सही है, तो ये अवलोकित वास्तविकता का अमूर्तीकरण होता है, तो बिल्कुल ये होता है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म ऑब्जर्व रियलिटी, मैंने आपको बताया था ना, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया कि फेल होता है उस असफल सामाजिक घटनाओं में, जबकि मैंने आपको बताया था सोशल फेनोमेना को बताने में हेल्प करता है या बताता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी फेल लिख दिया है कि कॉजल रिलेशन से बनाने में फेल होता है, और यहाँ पे अनरिलेटेड लिख लिया है, और मैंने आपको बताया था इट इज़ अ सेट ऑफ प्रीपोजिशन, तो इस तरह से कि यहाँ पे इसकी जो ये है ट्रू नहीं है, और ये ट्रू हो सकती थी अगर ये चीज़ें हट जाती तो। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल अध्ययन यानी केस स्टडी का लाभ है, वो आपको बताना है। तो केस स्टडी क्या करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है, तो ये इन डेप्थ स्टडी पॉसिबल करता है, गहन अध्ययन को संभव बनाता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मॉडल, थ्योरी और पैराडाइम का मीनिंग समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, रिलेट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हुई हो। तो मॉडल का सबसे अच्छा अर्थ क्या है ये आपको बताना है, तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ऐसी तो हमने कोई बात बताई नहीं थी। एन आइडल टाइप तो होगा नहीं, क्योंकि आइडल टाइप तो एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट, तो मैंने बताया था अंतर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित संकल्पना, तो ये इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। सेट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होगा, डिराइव फ्रॉम इमेजिनेशन, सेट ऑफ प्रीपोजिशन तो थ्योरी होता है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो मॉडल क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। आप चाहें तो ये डेफिनेशन भी शॉर्टकट में लर्न कर सकते हैं मॉडल की। मॉडल एक अंतर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित संकल्पना होता है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है, तो आप इंग्लिश में उसको लर्न कर लेना बताने के लिए किसी को। डिस्कोर्स विश्लेषण का मूल परिमाणात्मक विचार क्या है, वो बताना है, तो ये है प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पर जोर, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एम्फेसिस ऑन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इन यूज, डिस्कोर्स एनालिसिस विद इन सोशल रिसर्च। सिद्धांत एक आवश्यक भाग है, किस चीज़ का आवश्यक भाग है ये आपको बताना है। एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म अनऑब्जर्व रियलिटी, कॉजुअल एक्सप्लेनेशन, तो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी इज़ कॉजुअल एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ये इसका कोई इसमें काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः एक अच्छी हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन एक अच्छी हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था गुड एंड हार्ट ने
इनकी 5 विशेषताएं बताई थी, उसी में से इन्होंने दिया है। तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। बेस्ड ऑन जजमेंट, तो अगर जजमेंट पे हाइपोथेसिस बेस्ड है तो वो इसकी अच्छी विशेषता नहीं होगी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। दूसरी उन्होंने विशेषता जो बताई है वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, ये भी उन्होंने विशेषता बताई, उपलब्ध तकनीकों से संबंधित होना चाहिए। रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी, यानी जो सिद्धांत के ढांचे से संबंधित होना चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने बताया है वो कौन सी विशेषता बताई, उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने बताया है 1 2 3 4 5 नंबर पे उन्होंने बताया ये एम्पिरिकल रेफरेंस होना चाहिए। तो ये 5 विशेषताएं बताई हैं किसने, गुड एंड हार्ट ने। में भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए एक अच्छी हाइपोथेसिस में क्या क्या होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, रिलेटेड टू टेक्निक होना चाहिए, रिलेटेड टू थ्योरी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और एम्पिरिकली रेफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं का उत्तरदाताओं से संकलन करता है और उन्हें सार्वजनिक ना करने का वादा करता है तो उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है गोपनीयता वो अपनाता है, कॉन्फिडेंसली अपना रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु उस उचित सहमति पत्र पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मतलब वो उस नहीं होना चाहिए, सूचित सहमत पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन, क्योंकि वो उनकी वॉलंटरी होती है उनकी पार्टिसिपेशन, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आप ये करो, उनकी मर्जी वो करें ना करें, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में नृवंश विज्ञान की एक विशेषता क्या है। एथनोग्राफी की क्या विशेषता है। तो एथनोग्राफी जो होती है वो स्पेशल फोकस ऑन द कल्चर ऑफ द स्टडी ग्रुप, अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान देती है, ये इसकी विशेषता है। किस पैराडाइम का मानना है कि ज्ञान सिर्फ ऐन्द्रिक अनुभव से प्राप्त होता है, यानी सेंसरी जो एक्सपीरियंस है उससे केवल ज्ञान मिलता है, ये किस पैराडाइम का मानना है। तो ये है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। और क्या क्या टाइप होता है पैराडाइम का, इंटरप्रिटेटिव और क्रिटिकल। तो आपको ये हर जगह देखने को मिलेंगे 3, और एक तो वैसे भी अलग अलग आके रखेंगे। तो ये ऑप्शन 1 जो है वो 3 जो है वो करेक्ट हो गया। निम्न में से किसको साक्षात्कार पद्धति की सीमा कहा जाता है। तो साक्षात्कार, लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड क्या है। तो लिमिटेशन है इसमें उचित व्याख्या, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, चेकिंग वैलिडिटी, पहचान के डर से गलत जानकारी। तो यही हो जाएगा, पहचान के डर से गलत जानकारी नहीं देना रखना है, प्रश्न के संदर्भ में नियंत्रण रखना संभव है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि गलत जानकारी दे देते हैं कई बार लोग। उन प्रश्नों के समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे जाएंगे और भरे जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, जब आमने सामने बैठ के क्वेश्चन पूछेंगे और भरेंगे। डेटा कलेक्शन के किस मेथड को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी सोशल माइक्रोस्कोप कहा है। तो वो कहा है केस स्टडी को, ये तो बहुत पुराना है, तो ऑप्शन 3 हो गया। अध्ययनों के किस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान का उपागम जीवंत अनुभवों, पुस्तकीय विषय वस्तु अथवा डिस्कोर्सेज एवं सामाजिक संदर्भों के मध्य की अंतःसंबंधता पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा कल्चरल स्टडीज़, लाइव्ड एक्सपीरियंस, टेक्स्ट और डिस्कोर्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रश्नावली विधि का लाभ नहीं माना जा सकता है। तो क्वेश्चनर मेथड का एडवांटेज कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो स्टडी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, फ्री एंड वैलिड इंफॉर्मेशन, एलिजिबल हैंड राइटिंग, मिनिमम एक्सपेंस, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो अस्पष्ट हस्तलिपि, ये इसका लाभ नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। समाजशास्त्री विश्लेषण में के किसी क्षेत्र के संहिताकरण के लिए उपकरण को संदर्भित करने के लिए पैराडाइम का उपयोग किसने किया है। तो ये किया है आर के
मर्टन ने। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृतिकरण तथा विस्तार यानी स्प्रेड और संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को रखा है? तो वो रखा है उन्होंने अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक प्रकार है? तो वो है नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। और समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का यूज़ किया था? तो वो उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड का ही यूज़ किया था। निम्नलिखित में से आंद्रे बेत्ते की कौन सी बुक नहीं है वो आपको बताना है। तो स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है, इनइक्वालिटी अमंग मैन इनकी बुक है, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इनकी बुक है, इंडियन विलेजेस इनकी बुक नहीं है, एस.सी. दुबे की बुक है। तो ऑप्शन इंडियन विलेज, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है? कास्ट एज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजियस रिचुअल। ये बात किसने कही है? तो ये बात आंद्रे बेत्ते ने कही है। ये बहुत ही अलग कोटेशन है, मे भी आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है फाइंड आउट करने में। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने तंजौर गांव का अध्ययन किया है। तो उस समाजशास्त्री का नाम क्या है? आंद्रे बेत्ते है। किसके अनुसार शहरी सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज की व्यापक सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो वो हैं M.S.A. राव। इनके संदर्भ में इन अनुसार जो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? प्रासंगिक है। रणजीत गुहा और उनके भारतीय तथा विदेशी इतिहासकार सहयोगियों द्वारा जनजातीय किसान आंदोलनों के अध्ययन के लिए प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में निभाई गई अभिजात राजनीति के मुकाबले जनता की राजनीति की भूमिका पर प्रकाश डालकर संतुलन पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है? तो वो हैं सबाल्टर्न हिस्ट्रियोग्राफी, अधीनस्थ समूह इतिहास लेखन, क्योंकि रणजीत गुहा जो है वो इस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आंद्रे बेत्ते ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा सबसे पहले अपनी किस बुक में की है? तो सबसे पहले उन्होंने जो चर्चा की है वो 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में की है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक भारत में नगरवाद तथा नगरीकरण के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि शहर और गांव निरंतरता और संगठनात्मक मतभेदों के साथ सभ्यता प्रक्रिया का एक हिस्सा बने? तो ये कोटेशन भी M.S.A. राव का है। अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन के बारे में उन्होंने ये कोटेशन दिया है। तो बहुत ही अलग अलग कोटेशन है, बहुत ही अच्छा पेपर ये बना था। किसके मतानुसार भारत के नगरवाद ने मूलतः 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया? वो 3 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई, यानी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो ये भी जो कोटेशन है वो M.S.A. राव का है। इनके अनुसार जो नगरवाद है वो 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय समूह की जनसंख्या भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है? तो वो सबसे अधिक है भील की। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है? तो किसने ये कहा है? द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज़ कॉम्प्लेक्स। तो ये कहा है M.S.A. राव ने। M.S.A. राव का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जब RPSC की तैयारी करें आप तो M.S.A. राव को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ें, यहाँ से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाहों नगरों की संस्कृति आकृति विज्ञान का अध्ययन किया? तो ये किसने किया है? अर्बन मॉर्फोलॉजी ये किया है मीरा कौसाम्बी ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एस.सी. दुबे द्वारा विवेचित ग्रामीण एवं नगरीय संदर्भों में परंपराओं के 6 चरणीय वर्गीकरण का भाग नहीं है? जो भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो उन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन की बात करी, सब कल्चरल ट्रेडिशन की बात करी, वेस्टर्न ट्रेडिशन की बात करी, नॉन लिटरेट ट्रेडिशन की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये किसकी बुक है? तो ये बुक है डिसूजा की, और ये वाली जो बुक थी वो 1985 में आई थी। तो ये भी बुक इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण अध्ययन किया है? यानी भील्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया की स्टडी किसने करी है वो आपको बताना है। तो वो किया है एस.एल. दोशी ने। तो आप ये भी आप देख सकते हो कि अगर पूछ ले एस.एल. दोशी का काम कहाँ है, तो उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के भील्स पे काम किया है, या भील पे सर्वेक्षण और अध्ययन किया है। यह किसका मत है कि जनजाति शब्द ना तो समाजशास्त्री श्रेणी है और ना ही मानवशास्त्री। ट्राइब इज नीदर अ सोशोलॉजिकल कैटेगरी नॉर एंथ्रोपोलॉजिकल वन। यह एक श्रेणी के रूप में कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों के शोषण और हाशियाकरण के इतिहास का उत्पाद है। तो ये किसने बोली है? तो ये बहुत अच्छी बात बोली चांदना मित्रा ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भील्स बिटवीन सोसाइटल सेल्फ अवेयरनेस एंड कल्चरल सिंथेसिस, ये बुक लिखी है? तो ये वाली जो बुक है वो भी काफ़ी अलग है। तो बताइए आप किसने लिखी है? तो भील्स पे काम अभी मैंने बताया था, वेस्टर्न उसमें किसने किया है? तो भील्स पे काम एस.एल. दोशी का है। तो ये बुक भी एस.एल. दोशी की ही होगी। और ये वाली जो बुक है भील्स वाली, वो 1971 में आई है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। गांव में सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एम.एस. राव ने निम्नलिखित में से किस गांव का अध्ययन किया? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम.एस. राव ने कौन से गांव का अध्ययन किया है? तो एम.एस. राव ने यादवपुर गांव का अध्ययन किया है। तो इस तरह से हमने पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं इस पार्ट में, और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। सेकंड पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाले कम रहते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च रहती है और नॉर्मली कॉन्सेप्ट वगैरह रहते हैं, तो उसमें क्या ही एक्सप्लेनेशन करना। तो हमने इसमें कम एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा आपको किस पर्सपेक्टिव पे काम करना है, या आपका कौन सा पर्सपेक्टिव वीक है, आप उस पर काम करें। जैसे मैंने इसमें जो देखा है, मुझे लगता है आपको एम.एस. राव को पढ़ना चाहिए, एस.एल. दोशी को पढ़ना चाहिए, और वर्जीनियस खाका को पढ़ना चाहिए। जो यहाँ के स्पेसिफिक हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। मीरा गोस्वामी को पढ़ना चाहिए, डिसूजा को पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं कि हाँ, हमको ये थिंकर्स और पढ़ना चाहिए। जैसे जब हम लोग फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने सिमिल पे बहुत फोकस किया था कि सिमिल को पढ़ना बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। थ्योरी क्या है, मॉडल क्या है, पैराडाइम क्या है, इनके कितने कितने टाइप हैं, इसमें माइनर क्या डिफरेंस है, और हाइपोथेसिस का तो क्लियर ही है, उसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछता है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो वो ठीक है। ये सारी चीज़ें रिसर्च में आप देख लीजिए, जो थोड़ा सा लगता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके साथ मिलेंगे, ये बाकी के हम लोग तब करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।